कामयाबी तक पहुंचना कोई रातों रात होने वाली बात नहीं होती। अपनी मंजिल के करीब पहुंचने से पहले आपको काफ़ी पड़ाव और मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। अक्सर ये मुश्किलें आपको आपके लिमिट तक धकेल देती है, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किसी भी हालत में खुद को नहीं रोकना चाहिए। इस समरी में आप अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जॉन वानमेकर, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस एडिसन एंड एंड्रयू कार्नेगी की कामयाबी की कहानियों से इंस्पायर होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं टॉपिक पर। आखिर इस समरी से कौन कौन सीख सकता है? एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉयज़, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, वो हर एक शख्स इस समरी से, इस ऑडियो बुक से सीख सकता है। एरिसन स्वैटमार्डन एक इंस्पिरेशनल राइटर थे जिन्होंने लाइफ में सक्सेस हासिल करने के बारे में लिखा। वो 1897 में सक्सेस मैगजीन के फाउंडर थे और वे ख़ास तौर पर उन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के बारे में लिखते थे जिसमें एक कामयाब ज़िंदगी जी जा सकती है। उनकी पहली बुक पुशिंग टू दी फ्रंट 1994 में पब्लिश हुई थी और जो फौरन बेस्ट सेलर बन गई। एरिसन की 50 से भी ज़्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। आज की किताब है हाउ दे सक्सीड, लाइफ स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल मैन। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी कामयाब होने का सपना देखते हैं? आप में कौन से एटीट्यूड और वैल्यूज़ है जो आपको लगता है कि आपको कामयाब होने में हेल्प करेंगे? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप हार मानने के बहुत करीब है? वो कौन सी बात है जो आपको दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है? इस दुनिया में हर कोई है जो सपने देखता है। उसके लिए सक्सेस या कामयाबी पाना आसान काम नहीं। इस सफ़र में उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो हमारी हिम्मत और हमारी काबिलियत को टेस्ट करते हैं। हमारा रास्ता रोकने वाले कई सारी अड़चनें को हमें झेलना पड़ता है, लेकिन लाइफ में आने वाले इन चैलेंजेस के बावजूद हमें हर सिचुएशन में सही रिस्पॉन्स और सही एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तैयारी का एक हिस्सा दुनिया भर के कामयाब लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना, उनकी कामयाबी कहानियों से हमें अपनी लाइफ में अपने सपनों को हासिल करने की सीख लेना। इसके अलावा इसमें हमें अपने सपनों पर भरोसा रखना और उनकी कोशिश को जारी रखने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। इस समरी में आप उन अलग अलग लोगों की कहानियों को जानेंगे जो अपनी फील्ड में कामयाब हुए। उनकी कहानियों से आप उन वैल्यूज़ और स्ट्रेटजीज के बारे में सीखेंगे जिनको अपनाकर इन लोगों ने कामयाबी को चखा और कामयाबी को हासिल किया, और उन कौन से रास्तों को उन्होंने इस्तेमाल करके कामयाबी को हासिल किया। इसके अलावा आप उन वजहों को भी समझेंगे जो इन जैसे कामयाब लोगों को आगे बढ़ने रहने की उनकी मदद करती है। मुश्किलों के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ते रहने का और अपनी मंजिल को पाने का इरादा किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इस दुनिया में रहने वाले लोगों की कामयाबी और तरक्की को लेकर अपनी अपनी सोच है। कुछ अमीर होने का ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग इस दुनिया को कुछ लौटाने के बारे में सोचते हैं। कामयाबी की इन अलग अलग डेफिनेशन के बावजूद हम ये जानते हैं कि इन ख्वाबों को पूरा करने का हम सबका एक ही तरीका है। हालांकि हम लाइफ हमारे प्लान्स के बारे में नहीं जानते और हारे हुए मायूस करने लगते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कामयाबी पाने की तरफ हमें वापस कैसे मुड़ना है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर उस एटीट्यूड को लाए जिसमें हम कामयाबी को जल्द हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर एक जिद पैदा करना, फोकस लाना और खुद को ऐसे माहौल में डालना जो हमें मोटिवेट कर सके। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी तरह के नेगेटिव जजमेंट को अनसुना करने की काबिलियत लानी चाहिए। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हमारी मंजिल तक पहुंचने में रोक सकती है, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दुनिया को अपनी कामयाबी की कहानी सुना सकें, फिर चाहे लोगों को वो नामुमकिन ही क्यों ना लगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी एक ऐसे ही महान शख्स थे। एक वक्त था जब लोगों ने इनको पागल करार दिया था, क्योंकि ये ऐसी बातों पर यकीन करते थे जो लोगों को नामुमकिन लगता था।
लेकिन अलेक्जेंडर की दुनिया की सबसे कामयाब और महान इन्वेंटरों में से एक माना जाता है। वो एक ऐसी फैमिली में जन्मे और पले बड़े थे जिसमें इन्वेंटर्स यानी आविष्कार करने वाले लोग थे। उनके पिताजी एक मशहूर टीचर और सिस्टम ऑफ इनविंसिबल स्पीच के इन्वेंटर थे, जबकि उनके दादा को स्पीच प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक तरीके को इन्वेंट करने के लिए जाना जाता था। अलेक्जेंडर बेल एक टीचर बने जो सुन और बोल नहीं सकते थे वाले स्टूडेंट को पढ़ाते थे। वे बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। 9 साल तक उन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम इलेक्ट्रिकल करंट से साउंड निकालने की कोशिश में बिताया। सालों के अपने रिसर्च के बाद उन्होंने पहला टेलीफोन बना लिया। जब उनके इन इन्वेंशन को लोगों को दिखाया गया तो कई लोगों ने उसे सिर्फ एक खिलौना बताया, ना कि कुछ ऐसे जिन्होंने लोगों ने बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाना। जब ज़्यादातर लोग उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब लोगों ने नेगेटिव जजमेंट को अनसुना कर अलेक्जेंडर ने खुद पर भरोसा कायम रखा और अपने इन्वेंशन के पर्पस पर अपना फोकस रखा। दिल की गहराई में वो जानते थे कि उनका टेलीफोन लोगों और बिजनेस के लिए एक प्रैक्टिकल पर्पस लगा, इसलिए वो मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने कोशिश की कि लोगों के डाउट को ना सुने, बल्कि उन्होंने अपने काम को और भी बेहतर करने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त बीता, उनके टेलीफोन को लोगों ने एक वरदान बताना शुरू किया, क्योंकि उससे दुनिया के लिए नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज के रास्ते खोल दिए। उनके इन्वेंशन ने उन्हें और उनकी कंपनी को अमीर बना दिया। यही नहीं, अलेक्जेंडर को उनकी अचीवमेंट और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जापान के सम्राट ने अवार्ड भी दिया। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की कहानी बताती है कि कैसे कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमें मजबूती और फोकस के साथ अपने गोल के लिए काम करना होता है। अगर हम अपने सपनों के बारे में दूसरे लोगों के डाउट को सुनते रहेंगे तो हम जल्द ही अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तरक्की और कामयाबी के रास्ते में हमें अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही ये दूसरों की नज़र में कितना भी नामुमकिन काम क्यों ना हो। जॉन वानामेकर। अकेले ही सपने देखने वाले हम जैसे लोग अक्सर कामयाब लोगों की कहानियों की तलाश में रहते हैं, ताकि हम उनके उस नज़रिए के बारे में जान सके जिनसे उन्हें कामयाब बनाया, और हम उनके नज़रिए को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर सकें और ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी उनकी तरह कामयाब बनेंगे। वैसे उनका नज़रिया, उनकी एटीट्यूड रखना हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि लाइफ में कामयाब होने के लिए हमें ऐसी बातें का ख्याल रखना ज़रूरी है, और वो भी तैयारी और ख़ुद को लैस करना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को दूर हटाने के लिए ज़रूर स्किल का होना। इसके लिए हमें खुद पर टाइम और मेहनत के दोनों लगाना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा और अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा। ऐसा करके हम खुद को आने वाले किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने गोल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जॉन वानामेकर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पैदा हुए एक कामयाब बिजनेसमैन थे। अपने पिताजी की तरह जॉन बचपन से ही बहुत मेहनती शख्स थे। बहुत कम उम्र में से ही वो अपने पिताजी की ईंट पत्थर के बिजनेस में हेल्प कर पैसा कमाते और बचाते थे। जब जॉन 14 साल के हुए थे तो उनके पिता गुजर गए, जिसकी उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने ईंट का बिजनेस फिलहाल छोड़ दिया और एक बुक स्टोर में $1.25 हर महीने की सैलरी पर काम करने लगी। उनका सारा पैसा उनकी माँ के लिए उनकी आखिरी दिन तक किताब खरीदने में खर्च हुए। जॉन के लिए सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। उनके पास जो बचा था उनकी अच्छी आदत, साफ सोच और उनकी मेहनत। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक कपड़े की दुकान में ईमानदारी से काम किया। जॉन के काम करने के तरीकों से सभी उन्हें पसंद करने लगे। जब वो सामान बेचते थे तो कस्टमर उनके काम को देखकर हैरान होते थे। वो हमेशा कस्टमर की हेल्प के लिए तैयार रहते थे, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखते थे। इसके अलावा वो बहुत ही एम्बिशियस शख्स थे और कामयाब होना चाहते थे। जल्द ही जॉन यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के ऐसे पहले सेक्रेटरी बन गए जिन्हें
सैलरी दी जाने लगी। उन्होंने वहाँ 7 साल तक काम किया। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीजाजी के साथ मिलकर ओक हॉल कपड़े का स्टॉल खोला। बिजनेस करने की अपनी खास काबिलियत की वजह से वो जिस किसी काम में हाथ डालते वो कामयाब होता था। जॉन हमेशा कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सामान, हाई क्वालिटी सर्विस देने के लिए जाने जाते थे। अपने बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से वो कपड़ों के बिजनेस को ऊंचाई तक ले गए। 10 साल बाद जॉन ने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया और अपने शहर में एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो जॉन ने जवाब दिया कि लगातार बिना रोके कोशिश करने वाले ही कामयाब हो पाते हैं। उनकी कहानी में देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी पूरी एनर्जी अपने काम पर लगा दी थी और वो और ज़्यादा हासिल करने और खुद के लिमिट से ज़्यादा मेहनत करने में भी नहीं चुके थे। इसके अलावा जॉन वानमेकर ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता था कि उन्हें लगातार खुद में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इसका मतलब है लगातार नॉलेज हासिल करना और अपने एक्सपीरियंस से सीखना। जॉन वानमेकर ने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। थॉमस ई एडिसन, एक आदमी जो एक साथ कई सारे काम करता था, वो खुद को उस आदमी से कंपैरिजन नहीं कर सकता था जिसने अपनी सारी कोशिशें अपने एक हुनर को निखारने में फोकस किया। और यही नहीं, मां थॉमस एडिसन का राज उनके जन्म का कम इनकम वाली फैमिली में हुआ और वो सपने देखने वालों में से नहीं थे। उन्हें मैथ भी पसंद नहीं था। शुरू में वो सिर्फ एक न्यूज़ बॉय थे जो अपने काम से थोड़े से पैसे कमाकर खुश था। लेकिन जब थॉमस को एहसास हुआ कि उन्हें क्या पसंद है और उनका गोल क्या है, तब फिर उन्होंने अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा बल्कि इसे हासिल करने में अपनी जी जान लगा दी और वो कई मुश्किलों से गुजरे। उनकी दादाजी न्यूयॉर्क के काफ़ी जाने माने शख्स थे, लेकिन वो फाइनेंशियली कमज़ोर थे। इसलिए थॉमस की फैमिली मिशिगन आ गई। तब थॉमस सिर्फ 7 साल के थे। हाल ऐसा था कि उन्हें बहुत कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आविष्कार यानी कि इन्वेंशन के लिए उनका प्यार पहली बार तब सामने आया जब उन्होंने उस ट्रेन में एक लैब बनाया जहां वो काम करते थे। उन दिनों थॉमस अपनी छोटी सी लैब में चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अफसोस कि एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्हें कम सुनाई देने लगा था। सुनने में प्रॉब्लम होने के बावजूद अपना काम करते रहे। एक बार उन्होंने डिपो के पास ट्रैक पर खेल रहे एक लड़के की जान भी बचाई। बदले में उस बच्चे के पिता ने टेलीग्राफी के बारे में उन्हें सब कुछ सिखाया है। सीखने की जो उनमें चाह थी उससे उन्हें एक रेल रोड कंपनी रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया और उनके सबसे एक्सपर्ट ऑपरेटरों में से एक बन गए। हालांकि थॉमस ने इस दौरान भी इन्वेंशन से प्यार करना नहीं छोड़ा था। अपने हुनर दिखाते हुए उन्होंने सड़क पर काम करने के दौरान अपने टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट में ऑटोमेटिक अटैचमेंट, एक ऑटोमेटिक टेलीग्राफ रिकॉर्ड और भी कुछ सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया। थॉमस एडिसन को अपनी फील्ड में अचानक या रातों रात पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, बल्कि 1869 में एक इन्वेंशन के लिए उन्हें अपना पहला लाइसेंस मिला था। यह इन्वेंशन था वो रिकॉर्ड करने की मशीन। अफसोस के बाद उस इन्वेंशन को लोगों ने यूज़ नहीं किया। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि अब वो कुछ भी बनाएंगे तो उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अपने हर इन्वेंशन में हमेशा उन्होंने वही चीज़ बनाई जिसे लोग को फ़ायदा पहुँचे। ये माना जाता है कि थॉमस एडिसन ने 600 से ज़्यादा इन्वेंशन का पेटेंट करवाया था। वह आविष्कार, ये इन्वेंशन उनके सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो दिन कम से कम 14 घंटे काम करते थे और अपना सारा पैसा उन स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को खरीदने में खर्च करते थे जो उन्हें प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद करते थे। अपने इन्वेंशन से उन्होंने सोसाइटी को बेहतर से बेहतर कंट्रीब्यूट किया। इसमें उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और अपने देश का नाम को भी ऊंचा किया। थॉमस एडिसन की सक्सेस की कहानी इसलिए बनी क्योंकि अपनी सारी एनर्जी, टाइम और कोशिश को उन्होंने
उस काम में लगाया जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अपने जुनून, अपने पैशन पर फोकस रखा और उसे प्रैक्टिकल तौर पर अप्लाई कर अपनी ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें लोगों को ज़रूरत थी। जो लोग सपने देखते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा हमेशा यह भी महसूस करना चाहिए कि हम असल में चाहते क्या हैं और उसमें महारत हासिल करने पर आपने फोकस रखें। इस तरीके को अपनाने पर हम अपनी सक्सेस के करीब जल्दी से पहुंच सकते हैं। जॉन डी रॉकफेलर। इस दुनिया में हर आदमी कामयाब पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। कामयाबी पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कई तरीके हैं। बस हमें ये जानना होगा कि चीज़ों को अलग अलग एंगल से कैसे देखना है। ऐसा करने पर हम नए नज़रिए हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए नए रास्ते और आइडियाज़ खोलेंगे। कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए हमें खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें अपने रास्ते पर चलना है। दूसरे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ अपने तरीके, अपने कदमों पर भरोसा करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ अपने आप ही जगह पर आ जाएगा। जॉन डी रॉकफेलर को अब तक का सबसे अमीर अमेरिकी माना जाता है। उनका जन्म 8 जुलाई 1839 में अपने पिताजी के खेत में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पेरेंट्स मेहनती थे और चर्च जाने वाले लोगों में से थे। 14 साल की उम्र में जॉन अपनी फैमिली पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए गर्मियों में उन्होंने एक खेत पर काम करने और पैसे कमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जवानी की जिंदगी दिन भर काम करके गुजारी। जब वो 16 साल के थे, जॉन एक ऑफिस बॉय की जॉब करने और क्लीवलैंड ओया गए। वहाँ उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि अगर कई सारे चीज़ों को हासिल करना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जॉन ने 18 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ और भाई के लिए पैसे कमाने का फैसला किया। ऐसा वह कोई नहीं करना चाहता था। उन्हें बिल्डिंग क्लर्क का जॉब मिला। बाद में उन्हें खुद पर आटा मिल का बिजनेस शुरू किया। ये काम करते हुए जॉन एक किताब रखते थे जिसमें वो अपने खर्चों और सेविंग्स का हिसाब किताब रखते थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्हें पैसे के वैल्यूज़ पर भरोसा था। जॉन की सोच थी कि आदमी की ड्यूटी में हर तरह से पैसा कमाना, उसे बचाना और बांटना है। इस तरह से वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही चलता है और सिर्फ वही चीज़ें खरीदते जो वो खरीद सकते हैं और जिसकी उनको ज़रूरत थी। उन्होंने चैरिटी और चर्च को भी पैसे डोनेट किए थे। जॉन ने जो भी बातें सीखी उसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया और फिर जॉन एक गोदाम के मालिक बन गए। एक पार्टनर के साथ बिजनेस करने लगे। 25 साल की उम्र पार करने से पहले ही वो $10,000 की सेविंग कर चुके थे। शुरुआत से ही जॉन ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया, पैसा कमाने के नए आइडियाज़ ढूंढे। उनकी अलग सोच के बारे में तब पता चलता जब उन्होंने कच्चे तेल में अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया। जब और तेल के लिए ज़मीन या कुएं खरीदने की होड़ में भागते थे, तब जॉन ने इस बिजनेस के मौके को एक अलग एंगल से देखा और समझा कि इस तेल की रिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि लोग इस तेल को सेफली यूज़ कर सकें। ऑयल रिफाइनरी के बारे में जानने वाले एक साथी के साथ जॉन ने एक रिफाइनरी की शुरुआत की। उनकी सर्विस की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वो कम समय के वक्त में ही रिफाइनरी खोलने में कामयाब हो गए। बाद में जॉन डी की रिफाइन का स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में मर्जर हो गया, जहां उनकी एनुअल इनकम $1,60,00,000 हो गई थी। यह कॉरपोरेशन इतनी मॉडर्न ज़माने का सबसे बड़ा कामयाब बिजनेस कॉम्बिनेशन बन गया था। जॉन की कहानी से ये जाना जा सकता है कि कैसे हमेशा चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखते हैं। नए आइडियाज़ लेकर आते थे। उनका जजमेंट बहुत अच्छा था। वो कोई भी कदम उठाने से पहले चीज़ों को नाप तोल करना पसंद करते थे। बहुत कम उम्र में उनमें दृढ़ता थे जिसमें वो अपने सोचे हुए रास्ते से बिल्कुल भटकते नहीं थे। रिस्क के बावजूद जॉन रॉकफेलर लगातार तरक्की और कामयाबी हासिल करते रहे। अपनी पर्सनल कामयाबी के साथ उन्होंने दूसरों की हेल्प और चैरिटी भी डोनेट किया, जिसमें उनके अचीवमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ गए। दरअसल जॉन रॉकफेलर सिर्फ पैसे कमाकर सबसे अमीर अमेरिकी नहीं बने,
बल्कि सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देकर दिल से भी अमीर बने थे। एंड्रयू कार्नेगी, चाहे कोई छोटा मौका मिले या बड़ा, दोनों ही हमें अपनी आखिरी लिमिट तक धकेल सकते हैं, मगर सिर्फ तब तक हम ऐसा होने दें। एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारा काम है हमारे सपनों को पालने के लिए काम करते जाना। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरे। खुद को ज़्यादा चैलेंज करते करते हमें अचानक एहसास हो जाएगा कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारे एक बेहतर रूप से वर्जन भी है। ये एक ऐसा वर्जन है जो वो शख्स कभी हासिल नहीं कर सकता था जो बड़े सपने देखने से डरता है। एंड्रयू कार्नेगी ने स्कॉटलैंड के डंफर्म्लिन शहर में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने पीटर्सबर्ग में काम करना शुरू किया था। उन्होंने सबसे पहले एक कास्टन फैक्ट्री में एक वॉब बॉय का काम किया और फिर एक इंजन मैन के तौर पर काम किया। फिर वो एक टेलीग्राफ कंपनी में मैनेजर बॉय बन गए। अपनी उस उम्र में एंड्रयू ने कभी स्कूल जाने का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद को पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की। जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ उनकी मुलाकात कर्नल एंडरसन से हुई, जो एक लाइब्रेरी चलाते थे। कर्नल हर सैटरडे को काम करने वाले लड़कों को किताबें उधार देते थे। एंड्रयू ने इस मौके का फ़ायदा उठाया ताकि वो खुद को पढ़ा सके। कुछ वक्त बीतने के बाद एंड्रयू को अपने चाचा से एलिगेनी शहर में एक मैनेजर बॉय के तौर पर काम करने का ऑफर मिला। पहले तो उसके पिताजी ने मना कर दिया, लेकिन यह जानने के बाद कि उन्हें वहाँ $2.50 मिलेंगे, उनके पिताजी ने आखिर में उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। 1 महीने से भी कम टाइम में एंड्रयू ने अपने सुपरिटेंडेंट से टेलीग्राफ ऑपरेट करना सिखाने के लिए कहा। वो भी कुछ भी सीखते उसे अपने खाली वक्त में प्रैक्टिस करते थे। आखिर में जब वो इसे अच्छी तरीके से सीख गए तो उन्होंने एक ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई करने के मौके का इंतज़ार किया। फिर उन्हें इस पोजीशन के लिए प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन के कुछ टाइम बाद उनके पिताजी गुजर गए। उसके बाद फैमिली की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। एक ऑपरेटर के तौर पर एंड्रयू को $25 हर महीने मिलते थे। थोड़ा एक्स्ट्रा डॉलर उन्हें न्यूज़पेपर में मैसेजेस कॉपी करने से भी मिलते थे, जब जॉब से वो अपनी फैमिली चलाते थे। जब एक और मौका उनके हाथ आया जब वो पेंसिल्वेनिया रोल रोड कंपनी में एक ऑपरेटर बन गए। फिर जब उन्होंने न्यू इम्प्रूव किया तो टेलीग्राफ रेलवे सिक्योरिटी और उनकी सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूट दे सकता था, तो उन्हें एक सेक्रेटरी का प्रमोशन मिला। इसके फ़ौरन बाद एंड्रयू कार्नेगी वेस्टर्न डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट बन गए। उनसे जो भी उम्मीदें रखी गई वो अपनी लगातार कोशिश से उन्हें और ज़्यादा हासिल किया। 1870 के शुरुआत सालों में वो स्टील बिजनेस से जुड़े, जिसमें अमेरिका में स्टील इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी फैल गई। वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे जो उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे थे। इसके अलावा वो अमेरिका और ब्रिटेन में मशहूर समाज सेवक बन गए थे। पीटर्सबर्ग शहर में उन्होंने एक ही छत के नीचे एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम, एक कॉन्सर्ट हॉल, एक पिक्चर गैलरी बनवाया। एंड्रयू ने अमेरिका के बेहतरीन आर्ट भी खरीदे। उन्होंने ये सब बनवाया ताकि जो लोग पिछड़े हैं उन्हें भी सीखने का मौका मिले। कार्नेगी का मानना था कि उनसे अच्छे काम से वे दूसरों की ज़िंदगी को आसान बना सकते। एक इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने कहा कि उनकी कामयाबी का राज है उनका भरोसा, उनसे बहुत कुछ करने और बहुत काम आ सकता नहीं की काबिलियत। जब वो छोटी पोजीशन में काम करते थे तो उनसे जो भी उम्मीदें की जाती थी वो हमेशा उसे पार करने की कोशिश करने लगे रहते थे। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पसंद है था और उनकी कामयाबी का राज यही उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाता था। अमीर होने के बारे में उन्होंने कहा कि इसके पीछे राज ये था कि उन्होंने जल्द ही पैसे बचाने शुरू किए और वो ऐसा लगातार करते गए। फिर उन्होंने इन्वेस्ट करना सीखा और जल्दी उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना भी बंद शुरू कर दिया जहां उन्हें अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा था।
एंड्रयू कार्नेगी की तरह हमारे पास भी अमीर बनने और कामयाब बनने की काबिलियत है अगर हम उनकी वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। हमें अपनी फील्ड में बेहतरीन बनने का गोल रखते हैं, हम अपनी मंजिल को अपने करीब ला सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी काम दिए जाए हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इसे एक आदत बना लेंगे तो हमें जल्द ही एहसास होगा कि हम वो शख्स बनते जा रहे हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। इस ऑडियो बुक में आप उन लोगों से मिले जो अपनी लाइफ में कामयाब हुए। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जॉन वानकेबेकर, थॉमस एडिसन, जॉन रॉकफेलर और एंड्रयू कार्नेगी। उनकी कहानियों से आपने वो लेसन सीखा जिसे आप अपनी खुद की कामयाबी के रास्ते को चुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कामयाब लोगों ने अपने सपनों को हासिल करने में जो वैल्यू अपनाए, आपने जो भी सीखा, ये वैल्यू अपनी कोशिश से डटे रहना, हार्ड वर्क, खुद पर इन्वेस्ट करना, नॉलेज लेना और बहुत कुछ। अगर आप इन वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में हासिल करेंगे तो ये ज़रूर आपको अपने सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। इन लोगों ने जिस पर्सनल चैलेंजेस का सामना किया उसके बावजूद उन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा मेहनत की। उनकी कहानियों में आप अपने देखें कि कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस को आगे हार मानने से इनकार कर दिया और लगातार उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहे हैं। याद रखिए कि अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी अपनी एक तय लिमिट को नहीं बनानी चाहिए। आपको लिमिट से आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड्रयू की एक कहावत है जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं, डू योर ड्यूटी एंड ए लिटिल मोर एंड द फ्यूचर विल टेक केयर इटसेल्फ। यानी आप अपने काम को कीजिए और उससे भी थोड़ा और ज़्यादा कोशिश कीजिए, आपका फ्यूचर खुद संभल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में अपने काम से कुछ ज़्यादा और अपने लिमिट्स को पुश करने की ज़रूरत है। आपको हर हालात जैसे भी हो, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। बस हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए और कामयाबी आपके रास्ते आप खोल के रख देगी। आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी और आपने इस ऑडियो बुक से क्या सीखा, कमेंट में राय अवश्य दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।